बहुत ही शर्मनाक है ये। और नई सरकार बनी है बिहार में। इस बार जो एईडीओ की परीक्षा में सुन रहे हैं कि परीक्षा कॉपी मैंने प्रश्न पत्र का फ़ोटो लिया गया, उसको एआई से सॉल्व करवाया गया और उसके बाद सर्कुलेट किया गया। और जो गैंग इसके पीछे काम कर रहा है, आउटसोर्सिंग एजेंसियां से सरकार काम करवाती है। तो बायोमेट्रिक का काम जो है आउटसोर्सिंग एजेंसी को सौंपा गया। और कहीं कोई 2 टीम है जो मुंगेर जिला से संचालित है। अब ये ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को भी काम दे दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार की शुद्ध भागीदारी हम देखते हैं इसमें। और एईडीओ की परीक्षा में धांधली का मामला सामने आ गया। यही लोग तो थे पिछली बार भी, जो डिप्टी सीएम थे वो अब सीएम हो गए। यही तो फर्क है। कह रहे हैं कि बड़े लेवल पे अब धांधली होगी। धांधली तो बड़े लेवल पे होगी, बड़े लेवल पे कर ही रहे हैं। अगर सम्राट चौधरी को लग रहा है कि वो एक मजबूत सरकार चला रहे हैं और उस मजबूत सरकार को जो पहला टारगेट मिल रहा है वो बिहार के अगर भूमिहीन मिल रहे हैं, जो एक झुग्गी झोपड़ी बना करके लंबे समय से किसी जगह पे, चूँकि उनके पास ज़मीन नहीं है, तो चाट पोखरा किनारे, नहर किनारे सरकारी ज़मीन पे कहीं झोपड़ी बना करके रह रहे हैं, अगर पहला दुश्मन इनको मानते हैं तो ऐसी सरकार के ऊपर लानत होना चाहिए। एईडीओ परीक्षा में जिस तरीके से धांधली का मामला सामने आया है, उसके बाद लगातार बिहार की शिक्षा व्यवस्था और साथ में परीक्षा जो लेते हैं उन पर सवाल उठ रहा है। और ऐसे में सारे स्टूडेंट जहां एक तरफ हल्ला बोलते नज़र आ रहे हैं, तो दूसरी तरफ छात्र नेता भी ऐसे कई हैं जो लगातार स्टूडेंट्स की आवाज़ को उठा रहे हैं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए आपको बता दें कि माल्य विधायक संदीप सौरभ है। शिक्षकों का मुद्दा हो या स्टूडेंट का मुद्दा हो, हमेशा ही उठाते आए हैं। सबसे पहले संदीप जी, परीक्षा में धांधली का मामला फिर से सामने आया है, कैसे देख रहे हैं? बहुत ही शर्मनाक है ये। और नई सरकार बनी है बिहार में। इस बार जो एईडीओ की परीक्षा में सुन रहे हैं कि परीक्षा कॉपी मैंने प्रश्न पत्र का फ़ोटो लिया गया, उसको एआई से सॉल्व करवाया गया और उसके बाद सर्कुलेट किया गया। और जो गैंग इसके पीछे काम कर रहा है, आउटसोर्सिंग एजेंसियां से सरकार काम करवाती है। तो बायोमेट्रिक का काम जो है आउटसोर्सिंग एजेंसी को सौंपा गया। और कहीं कोई 2 टीम है जो मुंगेर जिला से संचालित है। अब ये भी देखने वाली बात है कि जब तक नीतीश जी बिहार के सीएम थे, उस समय अगर बिहार में कोई धांधली होती थी तो जो सॉल्वर गैंग है, जो परीक्षा में धांधली करने वाला गैंग है, वो नालंदा का हुआ करता था। तो वो नालंदा मॉडल था, परीक्षा में चोरी का नालंदा मॉडल। अभी परीक्षा में धांधली का, चोरी करने का जो मॉडल है वो है मुंगेर मॉडल। तो सीएम जिस जिले से हैं उस जिले का गैंग सक्रिय हो गया। इसका सीधा मतलब है कि सरकार या तो आंख बंद करके किसी को भी अपने ज़िले में देख करके काम थमा दे रही है, या वैसे आउटसोर्सिंग एजेंसियां जिसके ऊपर पहले से सवालिया निशान है, ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को भी काम दे दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार की शुद्ध भागीदारी हम देखते हैं इसमें। और एईडीओ की परीक्षा में धांधली का मामला सामने आ गया। लेकिन अभी बिहार में जितनी भी बहालियां हो रही हैं, बहाली की घोषणा होने से पहले उसमें कैसे सीटें बेच दी जाए, कैसे उसमें धांधली किया जाए, इसकी तैयारी हो जा रही है। संदीप जी, आप तो ये मसला हमेशा से उठाते आए हैं, चाहे बीपीएससी TRE 4 का हो, TRE 2 का हो, हमेशा आपने बेगपापगी से बोला है। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि अब नई सरकार बनी है, अब तो कुछ सुधार होना चाहिए? पहले तो आप ये कह देते थे कि चलिए पुरानी सरकार है, कई लोग मिले हुए हैं, अब तो नई सरकार है। फिर भी नई सरकार का केवल लवादा बदला है, बाकी तो एनडीए है ही। यही लोग तो थे पिछली बार भी, जो डिप्टी सीएम थे वो अब सीएम हो गए। यही तो फर्क है। कह रहे हैं कि बड़े लेवल पे अब धांधली होगी। धांधली तो बड़े लेवल पे होगी, बड़े लेवल पे कर ही रहे हैं। एईडीओ की परीक्षा पहली बार हुई, पहली बार वो पोस्ट क्रिएट हुई और उसकी परीक्षा में अगर एआई को इंक्लूड कर दिया गया, आप समझिए इसका दायरा कहाँ तक चला गया होगा। अगर मोबाइल से चीज़ें सर्कुलेट होनी शुरू हो गई तो परीक्षा कोई मतलब नहीं रहेगा। तो बड़े लेवल पे है, लेकिन सरकार का जो काम करने का तरीका होता है वो धांधली करवाती भी है और धांधली से इनकार करके परीक्षा को रद्द करने से भी मना करती रहती है, ताकि उनकी इज्जत बची रहे। संदीप जी, इससे जो बच्चों का भविष्य, शिक्षकों का भविष्य कहीं ना कहीं आप संकट में नज़र आ रहा है। निश्चित तौर से संकट में नज़र आता है। और प्लस जो गांव देहात में किसान मजदूर परिवार हैं, जो अपने बच्चों को मेहनत करके, पेट काट करके इस महंगाई के समय में पढ़ा रहे हैं,
वो केवल पढ़ा करके संतुष्ट अब नहीं हो पा रहे हैं। उनको लग रहा है कि पढ़ाई करने के बाद, डिग्री लेने के बाद मेहनत बच्चा करेगा, इसके बाद उन्हें चाहिए कुछ पैसा जो रिश्वत के रूप में चुनाव के परीक्षा के समय दे सके। तो अब वो किसान जो बच्चे को पढ़ा लिखा करके बड़ा कर दिया, इस योग्य बना दिया कि वो परीक्षा में बैठ सके, अब उसकी चिंता अटकी हुई है कि बिहार के अंदर कोई भी बहाली हो रही है तो उसमें धांधली, पेपर लीक, सेटिंग, तो इस तरह की चीज़ें हो ही रही हैं। तो अब उसका बच्चा का क्या होगा? तो ये चिंता का विषय सबके लिए बना हुआ है। एक और सवाल ले लेते हैं। बिहार में अब नए मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी बन गए, 24वें मुख्यमंत्री हैं बिहार के। आप ये मानते हैं, पहले तो ये इल्ज़ाम लग जाता था कि नीतीश जी बीमार हैं, स्वस्थ नहीं है, चला नहीं पा रहे, हाईजैक कर लिया। अब सम्राट चौधरी ने कमांड संभाली है, बुलडोज़र एक्शन हो रहा है, इस पर आपका क्या विचार है? अगर सम्राट चौधरी को लग रहा है कि वो एक मजबूत सरकार चला रहे हैं और उस मजबूत सरकार को जो पहला टारगेट मिल रहा है वो बिहार के अगर भूमिहीन मिल रहे हैं, जो एक झुग्गी झोपड़ी बना करके लंबे समय से किसी जगह पे, चूँकि उनके पास ज़मीन नहीं है, तो चाट पोखरा किनारे, नहर किनारे, सरकारी ज़मीन पे कहीं झोपड़ी बना करके रह रहे हैं, अगर पहला दुश्मन इनको मानते हैं तो ऐसी सरकार के ऊपर लानत होना चाहिए। ये शर्म की बात। आप सत्ता में आए हैं, आपको करप्शन नहीं दिख रहा है, आप मुख्यमंत्री बने हैं, आपको बिहार की गरीबी नहीं दिख रही है, आपको बिहार के वो भूमिहीन दिख रहे हैं जो किसी जमा और लंबे समय से वैसे ज़मीन पे बसे हुए लोग हैं। आप अचानक से कहेंगे हम बुलडोजर चला देंगे, तो ये अच्छी बात नहीं है। सम्राट चौधरी हमारे ख्याल से इस चीज़ को करने से पहले सोचेंगे, क्योंकि बिहार में इस चीज़ का विरोध करने के लिए हम लोग हैं, मुखर तरीके से हम लोग विरोध करेंगे अगर बुलडोजर चलेगा तो। बाकी उनको बिहार के अंदर सरकार चलानी है, भाजपा के हैं, तो हम तो यही चाहेंगे कि भाई वो बिहार की स्थिति को देखते हुए, बिहार की जो दशा है, बिहार के जो क्राइसिस हैं, उन सबको देख समझ करके बिहार के लिए नीति बनानी चाहिए। ये ना हो कि ऊपर से गुजरात से रिमोट दबेगा और यहाँ उसकी नीति बनने लगेगी। तो गुजरात को और जो मोदी शाह की जोड़ी है, उनके रिमोट से नहीं संचालित हों, बिहार की परिस्थिति देख करके चलें, यही हम लोग चाहते हैं। आखिरी सवाल ले लूँगी, आपकी पार्टी का ही सवाल ले लेते हैं कि माले क्या कर रहा है, आगे रणनीति किस तरीके से आप लोग तैयार करें? क्योंकि देखिए, विधानसभा चुनाव में आप लोगों का प्रदर्शन कहीं ना कहीं गिरा है, ये बात आप भी मानते होंगे। और कहा जाता है कि माले के जो नेता होते हैं वो ज़मीनी नेता होते हैं। सत्तू बांध के पूरा चुनाव आप लोग लड़ लेते हैं, लेकिन जो नतीजा है वो अनुकूल नहीं थे। तो अब आप लोग किस तरीके से संगठन को मजबूत कर रहे हैं, क्या कुछ काम हो रहा है और आगे की रणनीति क्या है? देखिए, हम लोग चुनाव के परिणाम से विचलित तो नहीं हुए हैं, लेकिन ये सही बात है कि इस चुनाव ने, और अभी हाल का जो बंगाल का चुनाव हो रहा है, पूरे देश के ऊपर, देश में लोकतंत्र पे जो लोग यकीन रखते हैं और जो लोग चुनावी लोकतंत्र पे यकीन रखते हैं, उनके अंदर एक तरह की चिंता की भावना आई है। सत्ता का जिस तरीके से इस्तेमाल बिहार के चुनाव में हुआ, अंधाधुंध पैसे बांटे गए, खाते में डाले गए, जेब में डाले गए, चुनाव आयोग आंख बंद करके बैठा रहा, बाहर से प्रवासी मजदूरों को उधर पैसा दे करके, उधर ट्रेनिंग दे करके, भाजपा का गमछा डाल करके अलग से ट्रेन बुक करके लाया गया, उनको वोट करवाया गया। तो ये सत्ता का दुरुपयोग जो बिहार में हुआ, जो बंगाल में हुआ, ये सबके लिए चिंता की बात है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि इस समय में लोकतंत्र और संविधान, इसको बचाना है। एक तो पहली चीज़ ये है, और हमारी पार्टी इसमें किसी भी हद तक जा कर के लोकतंत्र और संविधान को बचाने के लिए बड़ी एकजुटता की तरफ बढ़ रही है, और एक बड़ा जन आंदोलन की तरफ हम लोग चाहते हैं कि ये देश जाए। और केवल एक पार्टी का मसला नहीं रहा, लोकतंत्र बचेगा तभी अलग अलग पार्टियां बचेंगी। तो एक तो ये मामला है। दूसरी बात है कि बिहार के जो सबसे गरीब लोग हैं, जो आप कह रहे थे कि जिनके ऊपर बुलडोजर राज का एक खतरा मंडरा रहा है, उनके सवालों को लेकर के, उनके संघर्षों को लेकर के हम लोग उनको 5 डिसमिल ज़मीन सरकार दे, पक्का मकान उन्हें दे। तो इन मुद्दों को भी हम लोग केंद्र में रख करके कुछ आंदोलन करेंगे। एक और बड़ा सवाल हम लोग उठा रहे हैं, अभी एनडीए की सरकार जो लंबे समय से बिहार में रही, नीतीश जी दावा कर रहे थे कि हम जीविका लाए हैं ताकि ग्रामीण महिलाओं को रोज़गार मिल सके। लेकिन जीविका से जो लक्ष्य सरकार की थी, लक्ष्य सरकार ने बनाया था कि हम ग्रामीण व्यवस्था में जो महाजनी
कल्चर है, महाजन जो होते हैं, सूद पे गरीबों को पैसा दे करके जो खून चूसते हैं, उसको समाप्त कर देंगे। लेकिन अभी जो देख रहे हैं वो है माइक्रो फाइनेंस कंपनियां कुकुरमुत्ते की तरह उगी हुई हैं। तकरीबन 250 के आसपास माइक्रो फाइनेंस कंपनियां बिहार के हर ज़िले में सक्रिय हैं। एक ज़िले में 250 माइक्रो फाइनेंस कंपनियां, और ये कंपनियां जाकर के गांव ऐसे हैं जहां गरीब परिवार के, दलित परिवार की जो महिलाएं हैं, 70%, 80%, 90%, 90% गाँव की जो महिलाएं हैं, सब लोग उस आउटसोर्सिंग कंपनी के जाल में फंसे हुए हैं। उनसे मनमाने तरीके से 40% तक सूद लिया जा रहा है। उस सूद को चुकाने के लिए परिवार बिखर रहे हैं, लोग बेगारी कट रहे हैं, लोग भाग जा रहे हैं गांव छोड़ करके, लोग सुसाइड कर ले रहे हैं। तो ये माइक्रो फाइनेंस का जो जाल बिहार के अंदर बना हुआ है, इसके ऊपर भी हम लोग काम कर रहे हैं और इस पे भी हम लोग चाहते हैं कि बड़ा कोई एक्शन, बड़ा कोई आंदोलन शुरू किया जाए। इस दिशा में भी हम लोग काम कर रहे हैं। चलिए देखिए, आगे की रणनीति से लेके बिहार की राजनीति तक सारी बातें हमने काफ़ी बेहतरीन तरीके से की है। आपको ये भी जानकारी दे दें कि जिस तरीके से बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, माले के तमाम नेता सड़क पर उतरने के लिए भी तैयार है और उनके लिए आवाज़ उठाने के लिए भी तैयार है। आप बने रहिए हमारे साथ, अब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। स्नेहा गुप्ता, NBC 24 पटना।